चरित्रहीन भाग 5। उपेंद्र और सतीश के चले जाने पर किरणमयी किवाड़ बंद करके वहीं खड़ी रही। अंधेरे में उसकी दोनों आंखें हिंसक जंतु की तरह जलने लगी। उसे ऐसा लगा कि दौड़कर यदि किसी के वक्ष स्थल पर काट लूं तो तेरी जान बचे। हाथ के चिराग को ऊंचाई पर उठाकर उन्मादित की तरह बोली, आग लगा देने का उपाय होता तो लगा देती। आग लगाकर जहां इच्छा होती चली जाती। चिल्लाहट पुकार मचाकर थोड़ा थोड़ा करके वो जल जाते। शत्रुता करने का समय ही नहीं पाते। जाड़े की रात में भी उसके ललाट पर पसीना निकल रहा था। उसे हाथ से पोंछते पोंछते वो अपने को ही धिक्कारती हुई बोल पड़ी, क्यों खबर भेजने गई थी मैं? क्यों अपने ही पैरों पर मैंने कुल्हाड़ी चला दी? लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि ये सब इस अभागिनी बुढ़िया का ही काम है। अपने लड़के के साथ मिलकर उसी ने ऐसी हालत पैदा कर दी है। सतीश की बातें बिच्छू के डंक की भांति रह रहकर उसे जलाने लगी। इन दोनों आदमियों की कुछ बातें उसने अवश्य सुनी थीं, लेकिन कितना और क्या क्या सुन पाई है, ये ठीक तौर से समझ न सकने के कारण वो और भी छटपटाने लगी। उसको पति और सास दोनों ने ही मिलकर समझाया था कि उपेन की तरह भला आदमी कोई नहीं है। उसके आ जाने पर फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा। उसे पछतावा हो रहा था कि नाहक ही उसने उन बातों पर विश्वास किया था। क्यों उसने अपने हाथ से ही पत्र लिखा था? अंधेरे सीरदार आंगन में एक तरफ खड़ी रहकर ये क्रोधोन्मत्त नारी इन लोगों के झूठे षड्यंत्रकारी स्वभाव आदि के कितने ही आरोप लगाकर भी तृप्ति न पा सकी। क्रोध और हिंसा ने उसके हृदय में भयंकर तूफान उठा दिया था। उसका कण मात्र व्यक्त कर देने की भाषा भी जब उसे याद नहीं पड़ी, तब वो तन मन से प्रार्थना करने लगी कि वो अर्धमृत आज ही रात को समाप्त हो जाए। 2 दिन के बाद सवेरे रसोई घर में बैठी किरण तरकारी काट रही थी। नौकरानी ने आकर खबर दी, डॉक्टर साहब आए हैं, जाकर उनसे कह दे माँ आज अच्छी हैं। दासी कुछ आश्चर्य में पड़ गई। कुछ देर तक देखती रहकर बोली, वो उसी कमरे में बैठे हुए हैं। उसकी बात के विशेष अर्थ की ओर तनिक भी ध्यान न देकर किरण ने सहज भाव से कहा, उसकी दवा तो कोई खाता नहीं, फिर भी वो क्यों चला आता है मैं नहीं जानती। तू अपने काम पर जा, वो खुद ही चला जाएगा। इस डॉक्टर की दवा काम में नहीं आती। दासी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, इसीलिए इसके उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं थी। किंतु क्यों वो आता है, ये प्रश्न पूर्ण रूप से नया था। वो आश्चर्य में पड़कर सोचने लगी, कल संध्या को मैं घर चली गई थी। इसी बीच हठात कौन सी ऐसी घटना हो गई कि डॉक्टर का इस घर में आना तक अनावश्यक हो गया। फिर भी साहस करके वो एक बार बोली, अच्छा मैं तरकारी काट देती हूँ, तुम एक बार हो आओ ना। किरणमयी अत्यंत रूखे भाव से बोली, तू जा, अपना कुछ कामकाज हो तो जाकर कर। इस आकस्मिक तथा अत्यंत अनावश्यक उग्रता से दासी एकदम सहम गई। इस घर में वो बिल्कुल ही पुरानी न होने पर भी नई नहीं थी। इसके पूर्व भी ऐसे अकारण रूखेपन का परिचय वो पा चुकी थी, किंतु ठीक इस प्रकार की बात स्मरण न कर सकी। कोई और समय होता तो वो भी शायद क्रोध करती, किंतु आज उसने नहीं किया। अति आश्चर्य के कारण स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर चुप रहकर धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे के पास जाकर बोली, वो काम में लगी हुई हैं, इस समय आप जाएं। डॉक्टर पैरों के पास बैग रखकर उसी चौकी के पास बैठा हुआ था। काम में लगी हुई हैं? काम तो मुझे भी है। तो जाओ ना बाबू। डॉक्टर अवाक रह गया। एक बार जाकर कह दो मुझे एक विशेष काम है। आप समझते क्यों नहीं हो बाबू, मैंने खूब कहा है और अधिक नहीं कह सकूंगी। बाकी सब मैं कुछ नहीं जानती, पर आज आप जाएं। ये कहकर वो चली गई। इस अवहेलना और लांछना ने पहले तो डॉक्टर को गंभीर आघात पहुंचाया, किंतु दूसरे ही क्षण एक लज्जाजनक दुर्घटना की संभावना उसके मन में उठने के साथ ही वो भीतरी बात क्या है सुनने के लिए व्याकुल हो उठा। उसको प्रतीक्षा करने में आपत्ति नहीं थी, अतः प्रतीक्षा करता भी रहा, किंतु कोई भी लौटकर नहीं आया। वो कितनी ही देर खड़ा खड़ा कितनी ही बातें सोच सोच कर अंततः जब चले जाने का विचार करके बैग उठाकर खड़ा हुआ तो निगाह उठाते ही देखा कि दरवाजे के सामने ही किरणमयी है। डॉक्टर ने अपने उद्धत अभिमान को रोक कर कहा, जरा हटो, बड़ी देर हो गई है
और भी बहुत से रोगी राह देख रहे होंगे। माँ जी अच्छी है ना? अच्छी हैं, कहकर किरणमयी एक ओर हटकर खड़ी हो गई। किंतु डॉक्टर के पैर नहीं उठे। फिर भी जाने का प्रस्ताव स्वयं ही करके खड़ा रहना भी कठिन हो गया। किरणमयी मुस्कुराने लगी। जाओ ना। डॉक्टर ने मुंह ऊपर उठाकर भौहें सिकोड़ कर कहा। तुम क्या समझती हो कि मैं जाना नहीं चाहता? मैं क्या पागल हूं जो ऐसा समझूंगी? पर हाँ डॉक्टर, कितने रोगी तुम्हारी राह देखते होंगे, सुनूं तो जरा। कहकर वो मुंह घुमाकर हंसने लगी। कुपित डॉक्टर की पहले यही इच्छा हुई कि उसका मुंह थप्पड़ मारकर बंद कर दे, किंतु ये काम तो संभव नहीं था। केवल बोला, तुम जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? मकान मेरा है, जाना तो आपको ही होगा। मैं जा रहा हूं। कहकर ज्यों ही वो जाने को तैयार हुआ, त्यों ही किरणमयी ने दोनों चौखटों पर हाथ रखकर मार्ग रोक कर कहा, जा रहे हो, किंतु ये जानकर जाओ कि यही जाना अंतिम जाना है। उसके कंठ स्वर और चेहरे के आकस्मिक परिवर्तन से डॉक्टर शंकित हो उठा, लेकिन मुंह से बोला, अच्छी बात है, यही हो, यही अंतिम जाना हो। सचमुच ही अंतिम जाना है? अब जबकि तुम आ गए हो, तब स्पष्ट रूप से ये सब जान जाओ। अच्छा, वहां उसी जगह बैठ जाओ, अब खोल कर कहती हूँ। ये कहकर डॉक्टर का बैग लेकर उसने स्वयं भूमि पर रख दिया और कुर्सी दिखाकर बोली, रसोई बन रही है, समय नहीं है, संक्षेप में कहती हूँ। इसी समय दासी ने आकर खबर दी, दो बाबू आ रहे हैं। उसी के साथ ही जूते की आवाज़ सुनकर किरणमयी व्याध भय से भीत हिरनी की भांति दासी की ओर जोर से ठेलकर कमरे से दौड़कर भाग गई। डॉक्टर और नौकरानी आश्चर्य में पड़कर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। थोड़ी ही देर के बाद जूते की आवाज़ द्वार के निकट आकर रुक गई। डॉक्टर ने देखा, दो अपरिचित भले आदमी हैं। दोनों भले आदमियों ने देखा, डॉक्टर हैं। उनके कोट के पॉकेट से हृदय परीक्षा के चोंगे से अपनी गर्दन बढ़ाकर परिचय दे दिया। उपेंद्र और सतीश ने देखा, डॉक्टर का चेहरा अत्यंत सूखा है। दुर्घटना की आशंका करके पूछा, आपने क्या देखा डॉक्टर साहब? डॉक्टर मौन रहा। उसका चेहरा और भी काला हो गया। उपेंद्र ने और अधिक शंकित होकर प्रश्न किया, क्या देखा आपने? तो भी डॉक्टर ने बात नहीं कही। विहल की भांति वो ताकता रहा। दासी ने कहा, तुम जाओ ना डॉक्टर साहब, अभी तक खड़े क्यों हो? डॉक्टर व्यग्र होकर बैग उठाकर बोला, मैं जाता हूँ, मुझे बहुत काम है। कहकर उपेंद्र और सतीश के बीच से ही वो तेजी से नीचे उतर गया और इन महाशय का अनुसरण कर दासी कहाँ विलीन हो गई, वो भी नहीं जान पाए। उस सुनसान टूटे मकान के टूटे बरामदे में दिन के 9 बजे उपेंद्र और सतीश चुपचाप आश्चर्य में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ देर बाद सतीश बोला, उपेंद्र भैया, हारान बाबू की माँ क्या पागल हैं? वो हारान भैया की माँ नहीं है, और कोई है, संभवतः दासी है, किंतु मैं सोचता हूँ डॉक्टर उस तरह क्यों चला गया? हाँ भैया, ठीक चोर की भांति, मानो पकड़े जाने के भय से भाग गया। उपेंद्र अन्य मनस्क भाव से बोले, प्राय कहीं कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। वो कमरा हारान भैया का है ना? हाँ, चलो उसमें। किंतु सतीश, ऐसे घुसने का साहस नहीं हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, शायद कोई घटना हुई है। ऐसी बात होने से रोने धोने के लिए आदमी जुट जाते भैया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी। ऐसे ही समय में दिखाई पड़ा कि उस ओर के बरामदे से किरणमयी आ रही है। जान पड़ता था मानो अभी अभी वो रो रही थी, आंखें पोंछ कर चली आ रही है। कल दीपक के प्रकाश में जो मुंह सुंदर दिखाई पड़ रहा था, आज दिन के समय सूर्य के प्रकाश में स्पष्ट समझ में आ गया कि ऐसा सौंदर्य पहले कभी दिखाई नहीं पड़ा, जीवित भी नहीं, चित्रों में भी नहीं। आज हम लोग तैयार नहीं थे। मैंने सोचा था कह जाने पर भी आप शायद ना आ सकेंगे। सतीश की ओर देखकर सहसा मुस्कुराकर बोली, बबुआ जी भी हैं? आज सतीश ने सिर झुका लिया। उपेंद्र ने पूछा, हारान भैया कैसे हैं? वैसे ही हैं, चलिए उसी कमरे में चलें। हारान के कमरे में उसकी माँ अघोरमयी बिछौने के पास बैठी हुई थी। उपेंद्र के प्रणाम करते ही ऊंचे स्वर में रो पड़ी। हारान थके गले से मना करके बोला,
चुप भी रहो माँ। उपेंद्र लज्जा से, दुख से एक ओर बैठ गए। सतीश भी उस ओर देखकर मुंह को यथासंभव भारी बनाकर उसी काठ के संदूक पर जाकर बैठ गए। बहू पल भर खड़ी रहकर सतीश की तरफ विद्युत कटाक्ष फेंक कर बाहर चली गई, मानो स्पष्ट धमका गई हो कि तुम लोग ये काम अच्छा नहीं कर रहे हो। सतीश ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो डॉक्टरी पढ़ना नहीं छोड़ेगा। इसीलिए दूसरे दिन संध्या समय किसी से भी कुछ न कहकर वो बिहारी को साथ लिए अपने पुराने डेरे पर जा पहुंचा। वो मकान उस समय भी खाली पड़ा था। मकान मालिक से मिलकर उसने 6 महीने का बंदोबस्त कर लिया और निकट ही के हिंदू आश्रम में जाकर पता लगाकर एक रसोईदार नियुक्त कर लिया और प्रसन्न मन बाहर निकल पड़ा। बिहारी से उसने कहा, हम लोग कल ही चले आएंगे, क्या कहते हो बिहारी? बिहारी ने अपनी सहमति प्रकट की। रास्ते में चलते चलते सतीश बोला, काम तो अच्छा नहीं हुआ बिहारी। जो भी हो, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इसके सिवा माना जाए तो मेरे लिए ही उसका काम डेरे से छूट गया। एक बार खबर देनी चाहिए। बिहारी समझ गया और चुप हो गया। सतीश फिर कहने लगा, जो कोई भी क्यों न हो, राह का भिखारी होने पर भी दुख में पड़ने पर उसकी खबर लेनी चाहिए, नहीं तो मनुष्य जन्म ही व्यर्थ है। किंतु मैं उसके मकान के अंदर नहीं जाऊंगा, गली के अंदर भी नहीं, मोड़ पर ही खड़ा रहूंगा। तू एक बार जाकर मालूम कराना, कष्ट में पड़ी है या नहीं। कष्ट में तो अवश्य ही पड़ गई है वो, मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं, इसीलिए किसी तरह कुछ दे आना चाहिए। बिहारी चुपचाप पीछे चलने लगा। किंतु मुझसे वो ये सारी बातें बताएगी नहीं, तुमसे तो कुछ भी नहीं छिपाएगी। तू समझ गया ना बिहारी? बिहारी ने फिर भी कोई बात नहीं कही। सावित्री की गली के मोड़ पर पहुंचकर सतीश खड़ा हो गया। अधिक देर मत करना। बिहारी ने गली में प्रवेश किया। सतीश आसपास इधर उधर टहलने लगा। दूर जाने का उसे साहस नहीं हुआ कि पीछे मूर्ख बिहारी उसको न देखकर कहीं और न चला जाए। 10 मिनट बाद ही बिहारी लौट कर बोला, वो नहीं है। सतीश ने उत्सुक होकर पूछा, कब लौटेगी? वो अब नहीं आएगी। 2 महीने बीत रहे हैं, एक दिन भी नहीं आई। सतीश गैस के खंभे पर टिक कर खड़ा हो गया। भरे कंठ से बोला, झूठी बात है, तुझे धोखा दिया है। बिहारी ने भी दृढ़ भाव से सिर हिलाकर कहा, किसी ने धोखा नहीं दिया। सचमुच ही वो अब नहीं आती। सचमुच ही वो अब अपने घर चली गई है। उसके घर की वस्तुएं पड़ी हुई हैं। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं बाबू कि उनके लिए मोह होगा? सतीश ने क्रुद्ध होकर कहा, वो कौन बहुत धनवान है कि मोह नहीं होगा? तू बिल्कुल ही मूर्ख है, इसीलिए तू समझकर चला आया कि वो अब आती ही नहीं। क्या ये हो सकता है बिहारी कि वो लापता हो गई हो और किसी ने उसका पता ही नहीं लगाया हो? मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। बिहारी मौन होकर मुंह झुकाए खड़ा रहा। मोक्षता क्या कहती है? वो नहीं जानती? मैं विश्वास नहीं करता। वो अवश्य ही जानती है। मैं जा रहा हूं उसके पास। बिहारी व्यग्र हो उठा। आप मत जाइए बाबू। क्यों नहीं जाऊंगा? वो लोग क्यों छिपा रहे हैं? मैं क्या किसी को खा डालने के लिए आया हूं कि मुझसे छिपाना चुराना चाहते हैं? मैं कहता हूं जैसे भी हो सकेगा, मैं जान कर रहूंगा कि वो है कहां। बिहारी ने डरकर कहा, उसकी मौसी का दोष नहीं है बाबू। सावित्री अपनी इच्छा से ही मकान छोड़कर चली गई। झगड़ा करके गई है, किसी को खबर देकर नहीं गई। फिर भी तू कहता है कि वो कहकर नहीं गई। जरूर बताकर गई है, अवश्य ही बताकर गई होगी। बिहारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन वो शहर में ही है। किस जगह पर है बिहारी? चुप मत खड़ा रहे बिहारी, बता क्या हुआ है? बिहारी क्षणभर स्थिर होकर कुछ सोचकर बोला, आपको दुख होगा इसीलिए नहीं कहा, नहीं तो सब बातें सभी को मालूम है, मैं भी जानता हूं। सतीश अधीर हो उठा। क्या जानता है, बता ना। बिहारी फिर भी चुप रहा। सतीश चिल्लाकर बोला, तेरे पैरों पर गिरता हूं हरामजादे, जल्दी बता। बिहारी उसी क्षण भूमि पर सिर टेककर जूते की धूली सिर पर चढ़ाकर सिसकते हुए बोला, बाबू, मुझे आपने नरक में डुबो दिया। तनिक तनिक आड़ में चलिए कहता हूं।
कहकर अंधेरी गली में घुसकर एक और खड़ा हो गया। सतीश सामने खड़ा होकर बोला, बता क्या हुआ? बिहारी ने गला साफ करके कहा, सावित्री की मौसी का विचार है कि वो आपके पास है, लेकिन मैं जानता हूं ऐसी बात नहीं है। सतीश अधीर होकर बोला, तू खूब पंडित है, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन बात क्या है सो बता। दम लेने दीजिए बाबू, बता रहा हूं, कहकर बिहारी फिर एक बार गला साफ करके बोला, मुझे खूब आशा हो रही है कि। क्या आशा हो रही है? बिहारी विवश होकर बोल उठा, वो कहीं चली गई है, उसी उसी विपिन बाबू के पास ही। कौन? हमारा विपिन? हाँ बाबू, वो ही। हाँ, वहां मत बैठिए बाबू, स्नान करना पड़ेगा, दुनिया भर के लोग वहां ही। सतीश ने उस बात को कानों में भी नहीं जाने दिया। उस ओर की दीवार पर पीठ टेक कर सीधा होकर बैठकर सूखे गले से उसने पूछा, तो फिर उसकी मौसी ने कैसे समझा कि वो मेरे पास है? सावित्री ने जिस दिन विपिन बाबू को अपमानित करके विदा किया, उस दिन स्पष्ट रूप से उसने कहा था, वो सतीश बाबू के सिवा और किसी के पास नहीं जाएगी। मकान के लोग आड़ में रहकर उन लोगों का झगड़ा सुन रहे थे। सतीश ने उठकर पूछा, तो तुझे किस तरह पता लगा कि वो विपिन बाबू के पास गई है? बिहारी चुप हो गया। बता। बिहारी फिर एक बार हिचकिचा गया। सावित्री के आगे वही जो न बताएगा कहकर घमंड दिखाया था, वो बात याद पड़ गई। मैं अपनी ही आंखों से देख आया हूं। घर बदलने के दूसरे दिन दोपहर को मैं आया था, तब विपिन बाबू सावित्री के बिछौने पर सो रहे थे। मैं बिगड़कर लौट आया, तब वो बाबू के साथ ही चली गई होगी। इतने दिनों तक तूने क्यों नहीं बताया? बिहारी मौन रहा। तूने खुद अपनी आंखों से देखा है या किसी से सुना है? नहीं बाबू, अपनी ही आंखों से देखी हुई घटना है, बहुत ध्यान से देखा है। मेरे पैर छूकर शपथ ले कि तेरी आंखों से देखी हुई बात है। याद रहे, ब्राह्मण के पैरों पर हाथ रख रहा है। बिहारी सतीश के पैरों पर हाथ रखकर बोला, ये बात मुझे दिन रात याद रहती है बाबू, मेरी अपनी ही आंखों की देखी हुई घटना है। सतीश ने पल भर चुप रहकर कहा, तू डेरे पर चला जा, उपेन भैया से कहना कि आज रात को मैं भवानीपुर जाऊंगा, लौटूंगा नहीं। बिहारी को विश्वास नहीं हुआ, वो रोने लगा। सतीश ने आश्चर्य में पड़कर कहा, ये क्या है रे, रोता क्यों है? बिहारी ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, बाबू, मैं आपके लड़के की तरह हूं, मुझसे छिपाइए मत, मैं भी साथ चलूंगा। क्यों? बूढ़ा तो जरूर हो गया हूं, लेकिन जाति का अहीर हूं। एक लाठी मिल जाने पर अब भी 5-6 आदमियों का सामना कर सकता हूं। हम दंगा भी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मरना भी जानते हैं। सतीश ने शांत स्वर में कहा, मैं क्या दंगा करने जा रहा हूं, मूर्ख कहीं का। इतना कहकर वो चला गया। बिहारी अब जान गया कि बात झूठी नहीं है, तब आंखें पोंछकर वो भी चला गया। सतीश मैदान की तरफ तेजी से जा रहा था। कहाँ जाना होगा इसका निश्चय उसने नहीं किया था, लेकिन कहीं तो उसको शीघ्र ही जाना पड़ेगा। इसे वो मन ही मन निसंदेह अनुभव कर रहा था। एक ही क्षण में उसके चेहरे पर एक ऐसा भद्दा परिवर्तन हो गया था जिसे किसी जाने पहचाने आदमी को दिखाना उचित नहीं होगा। मैदान के एक सुनसान भाग के नीचे बेंच पड़ी हुई थी। सतीश उसके ऊपर जाकर बैठ गया। निर्जन स्थान देखकर उसको शांति मिली। अंधेरे में वृक्ष के नीचे बैठकर पहले ही उसके मुंह से निकल पड़ा, अब क्या करना चाहिए? ये प्रश्न कुछ देर तक उसके कानों में अर्थहीन प्रलाप की भांति घूमता रहा। अंत में उसको उत्तर मिला, कुछ भी नहीं किया जा सकता। सावित्री ने ऐसा काम क्यों किया? कौन सा विश्वास उसने तुमको दिया था पहले, ये तो बताओ। सतीश कुछ भी न बता सका। वस्तुतः उसने तो कोई झूठी आशा दी ही नहीं थी। एक दिन के लिए भी उसने छलना नहीं की, बल्कि वो बार बार सतर्क ही करती रही, शुभकामना ही प्रकट करती रही, बहन से भी अधिक स्नेह करती रही। उस रात की बातें उसने याद की,
उस दिन निष्ठुर होकर उसको घर से निकाल कर उसने बचाया था। कौन ऐसा कर सकता है? कौन अपनी छाती पर वज्र रखकर उसको सुरक्षित रख सकता था? सतीश की आंखों की पलकें भीग गईं, किंतु ये संशय उसका किसी प्रकार भी दूर नहीं हो सका कि बिहारी के उत्तर में मानो कहीं एक भूल हो रही है। उसने फिर प्रश्न किया, किंतु मैंने तो उसको प्यार किया है। उत्तर मिला, क्यों प्यार किया? क्यों जानबूझकर तुम कीचड़ में उतर गए? उसने प्रश्न किया, ये मैं नहीं जानता। कमल लेने जाने पर भी तो कीचड़ लगता है। उसे उत्तर मिला, ये है पुरानी उपमा, अब काम में नहीं आती। मनुष्य अपने घर में आते समय बाहर कीचड़ धोकर कमल भीतर लाते हैं। तुम्हारा कमल ही कहाँ था और ये कीचड़ तुम कहाँ धोकर अपने घर आते? उसने फिर प्रश्न किया, अच्छा, भले ही मैं घर नहीं आता, लेकिन छी, उस बात को मुंह पर भी मत लाना। इसके बाद कुछ देर तक मौन होकर वो नक्षत्र भरे काले आकाश की तरफ देखता रहा। फिर एकाएक बोल उठा, मैंने तो उसकी आशा छोड़ ही दी थी। उसे मैं पाना भी नहीं चाहता था, किंतु मुझे उसने इस प्रकार अपमानित क्यों किया? एक बार पूछ क्यों नहीं लिया? किस दुख से वो ये काम करने गई? रुपए के लोभ से किया है? ये बात तो किसी प्रकार मैं सोच भी नहीं सकता। विपिन की तरह आचरण भ्रष्ट शराबी को मन ही मन उसने प्यार किया हो, इस पर विश्वास करूं तो किस तरह? तो फिर क्यों? गंगा जी की शीतल वायु लगने से उसे जाड़ा लगने लगा। वो ज्यों ही चादर नीचे से ऊपर तक ओढ़कर आंखें बंद करके बेंच पर लेटा, त्यों ही सावित्री का चेहरा उज्जवल होकर स्पष्ट हो उठा। कलंक की कोई भी कालिमा उस चेहरे पर नहीं है। गर्व से दीप्त, बुद्धि से स्थिर, स्नेह से स्निग्ध, परिपक्व यौवन के भार से गंभीर, तो भी रसों से, लीलाओं से चंचल। वही चेहरा, वही हंसी, वही दृष्टि, वही संयत परिहास। सबसे ऊपर उसकी वो अकृत्रिम सेवा। इस प्रकार स्नेह उसे इतनी उम्र में कब और कहाँ मिला था? राख से ढकी अग्नि की भांति उस राख से खेलते समय जो अग्नि बाहर निकल पड़ती है, उसकी जलन से किस तरह, किस रास्ते से भागकर आज वो मुक्ति पाएगा? मुक्ति पा लेने से भी क्या हो जाएगा? उसकी दोनों आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। आंसू को उसने रोकना भी नहीं चाहा, आंसू पोंछ डालने की इच्छा भी नहीं की। आंसू इतना मधुर है, आंसू में इतना रस है। आज वो अपने परम दुख में प्रथम बार ये उपलब्धि प्राप्त कर सुखी हो गया, और जिसकी स्मृति में इतने बड़े सुख का आस्वाद वो जीवन में पहले पहल प्राप्त कर सका था, उसी को लक्ष्य कर दोनों हाथ जोड़कर उसने नमस्कार किया। सतीश और चाहे जैसा भी क्यों न हो, भगवान हैं, उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता। छोटे बड़े सभी को एक दिन उनके सामने उत्तरदायी बनकर विवरण देना पड़ता है। इन बातों पर वो सच्चा विश्वास करता था। आंखें पोंछकर वो उठ बैठा और मन ही मन बोला, भगवान, किसके हाथ से तुम किस समय किसको क्या देते हो ये कोई नहीं जानता। आज तुम्हारी ही आज्ञा से सावित्री दाता है, मैं भिखारी हूँ। इसीलिए वो भली हो बुरी हो, ये विचार और जो कोई भी करे, मैं नहीं करूँगा। मेरे हृदय से सब जलन विद्वेष तुम पोंछ डालो, उसके विरुद्ध मैं कृतज्ञ न बनूं। उधर ज्योतिष साहब के मकान में संध्या के पश्चात बैठक खाने में सरोजनी, ज्योतिष, उपेंद्र और एक अन्य नाटे कद के सफाचट दाढ़ी मूछ वाले हष्ट पुष्ट भले आदमी बैठे हुए हैं। इनका शुभ नाम है शशांक मोहन। ये विलायत हो आए हैं, इसीलिए साहब हैं। थोड़े ही दिनों में सरोजनी के प्रति आकृष्ट हो गए हैं और इसे प्राणपण में व्यक्त कर देने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास कहाँ तक सफलता की ओर अग्रसर पा रहा था, इसे केवल विधाता ही जान रहे थे। आज सतीश का प्रसंग छिड़ गया था। उपेंद्र उसके असाधारण शारीरिक बल तथा अलौकिक साहस का इतिहास समाप्त करके आश्चर्यजनक कंठस्वर और उससे भी आश्चर्यजनक शिक्षा की बात उठा चुके थे। निकट ही सोफे पर बैठी सरोजनी दोनों हाथों पर अपनी ठुड्डी रखकर झुकी हुई उदासीन चित्त भाव से सुन रही थी। उसी समय बिहारी ने भग्न दूत की भांति कमरे में प्रवेश करके
सतीश के भवानीपुर चले जाने का समाचार घोषित कर दिया। उपेंद्र ने आश्चर्य में पढ़कर प्रश्न किया, उसका कौन है वहां? बिहारी संक्षेप में नहीं जानता कहकर चला गया। सतीश के लिए सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, अतएव सभी निराश हो गए। सरोजनी सीधी होकर बैठ गई और हठात लंबी सांस लेकर बोली, तो अब क्या होगा? ज्योतिष उसके मुख की ओर देखकर स्नेह के साथ धीरे से हंस पड़े। केवल शशांक मोहन निराश नहीं हुए, बल्कि प्रसन्न होकर प्रस्ताव किया, अब सरोजनी ही कर्णधार बन जाए। संगीत से कितने परिमाण में आनंद प्राप्त करने की शक्ति उनमें थी, इसे वही जानते थे। लेकिन सरोजनी के आपत्ति प्रकट करते ही वो बोल उठे, वरन मैं तो कहता हूं, गाने का प्रयास करना पुरुषों की भूल है। उनका गला स्वभावतः ही मोटा और भारी होता है, इसीलिए उनकी शिक्षा कितनी ही क्यों न हो और कितनी ही अच्छी तरह गाने का प्रयत्न क्यों न करें, किसी तरह सुनने योग्य नहीं हो सकता। इस कथन का और किसी ने यद्यपि कुछ विरोध नहीं किया, लेकिन सरोजनी ने कहा, आपके लिए अवश्य ही योग्य नहीं है। हारमोनियम पियानो के नीचे भारी मोटे पर्दों का तैयार करना भी संभवतः भूल है, लेकिन फिर भी वो सब तैयार हो रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। शशांक मोहन के पास इस बात का उत्तर नहीं था। वो अपने गोरे चेहरे को जरा लाल बनाकर कोई बात कहने ही जा रहे थे, लेकिन सरोजनी एकाएक उठकर खड़ी हो गई। माँ को खबर दे आऊं, नहीं तो वो खाना लेकर बैठी रहेंगी। उपेंद्र चौंक कर बोले, ओहो, उसका खाना पीना संभवतः उधर ही हो रहा होगा। उपेंद्र के कथन में आंतरिक स्नेह के सिवा और कुछ भी नहीं था, और सतीश उनका अत्यंत स्नेह पात्र यदि न रहता तो वो ये बात मुंह से निकाल भी नहीं सकते थे। इस बात को सरोजनी ने भली भांति समझकर हंसकर कहा, ये आपका भारी अन्याय है। उनकी रुचि आपकी कुरुचि के साथ न मिले तो दोष आपका ही है, उनका नहीं। अच्छा, माँ को बताकर आती हूँ, कहकर सरोजनी शीघ्रता से बाहर चली गई। उसके चले जाने पर तुरंत ही शशांक मोहन उपेंद्र की ओर घूमकर बोले, आपके मित्र संभवतः बड़े कट्टर सनातनी हैं। उपेंद्र जरा हंसकर बोले, कम नहीं, पूजा पाठ बहुत करता है। सतीश कभी कभी छिपकर शराब पीता था, ये बात वो जानते नहीं थे, शायद सपने में भी सोच नहीं सकते थे। शशांक मोहन ने पूछा, वो करते क्या हैं? कुछ भी नहीं, वो कभी कुछ करेगा ऐसी आशा भी किसी को नहीं है। इस समाचार से शशांक मोहन के मन के ऊपर से मानो एक पत्थर उतर गया। प्रसन्न होकर बोले, तभी। ज्योतिष इतनी देर तक मौन रहकर सुन रहे थे। उपेंद्र को लक्ष्य करके बोले, ये बात तो उचित नहीं है उपेंद्र। शारीरिक उत्कर्ष क्या कुछ भी नहीं है? इसके सिवा मैं तो उनकी गान विद्या पर भी मुग्ध हो गया हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। हम उसे समझ नहीं पाते तो इसमें दोष हम लोगों का ही है, उसका नहीं। बल्कि सच बात तो ये है कि मुझे तुम्हारे इस मित्र को देखकर सचमुच ही ईर्ष्या होती है। अच्छा, बूढ़े की आमदनी कितनी है जी? उस समय सरोजनी चुपचाप कमरे में प्रवेश कर अपने भैया की कुर्सी की पीठ पर हाथ टेक कर खड़ी हो गई थी। उसने पूछा, किसकी भैया? ज्योतिष ने कहा, सतीश बाबू के पिता की। ठीक नहीं जानता, संभवतः लगभग 2 लाख। ज्योतिष दोनों आंखें फाड़ कर बोला, राजा ही हैं क्या जी? उपेंद्र बोले, नहीं राजा नहीं, किंतु वो पुराने बड़े जमींदार हैं। उस पर वृद्ध ने विशेष रूप से आमदनी बढ़ा ली है। ज्योतिष कुर्सी पर ओठंग कर एक लंबी सांस लेकर बोले, बिल्कुल ही सौभाग्य के प्रिय पुत्र। स्वास्थ्य, शक्ति रूप, ऐश्वर्य, मनुष्य जिन सब की कामना करता है, एक पात्र में सभी विद्यमान हैं। उपेंद्र हंसने लगे, अंत में बोले, एक भयंकर दोष भी है। दूसरों का दोष अपने ऊपर ले लेता है। असमय में अपने सिर विपत्ति ढोकर यदि मर न जाए तो तुम जो कह रहे हो वो सब ठीक ही है। ज्योतिष सीधे होकर उठ बैठे, विपत्ति ढोकर मर जाएगा? क्यों? उपेंद्र बोले, असंभव नहीं है और पहले हो भी चुका है। क्रोध नाम की वस्तु उसके शरीर में जैसी भयंकर है, प्राणों का मोह ठीक उसी परिमाण में कम है। इस कलयुग में रहते हुए भी जिनकी न्याय अन्याय संबंधी धारणा सतयुग की भांति रहती है और क्रोध में आ जाने से जिनको हिताहित का ज्ञान नहीं रहता,
उनके बचे रहने या न रहने पर मैं तो अधिक विश्वास नहीं रखता। सह सकना भी एक शक्ति है। बिन मांगी सहायता करने का लोभ रोक रखना भी विशेष अवस्था में आवश्यक होता है, पर इसको वो नहीं समझता। वो मानो उस युग के यूरोप का नाइट है। इस युग में बंगाल में आकर जन्म ग्रहण किया है। ज्योतिष हंसकर बोले, लेकिन कुछ भी कहो, सुनकर श्रद्धा उत्पन्न होती है। नहीं भी होती। संसार में रहना है तो बहुत सी छोटी मोटी बुरी वस्तुओं के प्रति आंखें मूंद लेनी पड़ती हैं, परंतु ये शिक्षा आज तक उसे नहीं मिली है। किसी दिन मिल पाएगी या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन यदि नहीं मिली तो अंतिम परिणाम अच्छा नहीं होगा। उसका भी नहीं, उसके आत्मीय मित्रों का भी नहीं। ज्योतिष बोले, लेकिन तुम उसके आत्मीय मित्र हो, तुम क्यों नहीं सिखाते? उपेंद्र के मुंह पर हंसी फूट पड़ी। मैं उसका मित्र हूं अवश्य, लेकिन मेरे जैसे मित्र उसे ये शिक्षा नहीं दे सकते, जो सब मित्रों से बड़े होंगे, जो सभी आत्मियों के ऊपर आत्मीय होंगे। इस विद्या को या तो वो ही सिखाएंगे या चिरकाल तक उसको अशिक्षित ही रहना होगा। सरोजनी इतनी देर तक मौन होकर सुन रही थी। अब मुंह घुमाकर शायद उसने अपनी हंसी छिपा ली थी। किंतु सतीश की बात आज यहीं तक, मुझे उठना पड़ेगा, 2 चिट्ठियां लिखनी हैं। ज्योतिष को भी आवश्यक कागज देखने थे, उनका भी बैठना संभव नहीं था, इसीलिए वो भी उठने उठने की कह रहे थे। किंतु सबके पहले उठ पड़ी सरोजनी। इस बार जान पड़ा उसने उपेंद्र को कुछ कहना चाहा, किंतु अंत में कुछ भी नहीं कहा। किसी को एक छोटा सा नमस्कार तक भी नहीं किया। अन्य मनस्क की भांति वो धीरे धीरे बाहर चली गई। आज की सभा जैसी जमने की बात थी, उस तरह जम नहीं सकी, भंग हो गई, वो भी बुरी तरह। उपेंद्र न तो कुछ जानते ही थे, न वो कुछ समझ सके। तीक्ष्ण बुद्धि किरणमयी पति की बीमारी के इन दिनों में उपेंद्र को कई बार आत्मीय भाव से अपने पास पाकर उन्हें पहचान गई। इससे उसकी स्वार्थ हानि की व्याकुल आशंका समाप्त हो गई। इस अपरिचित व्यक्ति के प्रति उसके मन में गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, जिसके भार से उसका हृदय जल भाराक्रांत मेघ की तरह बरसने को प्रस्तुत हो गया। ऐसा आदमी उसने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसे आदमी के संपर्क में आने के सौभाग्य की किसी दिन वो कल्पना भी नहीं कर सकी थी। इसीलिए इस थोड़े से समय के परिचय से ही उसने निशंक होकर अपने भविष्य के सारे सुख दुख उनके हाथों सौंप दिए। निर्भय होकर निर्भर कर सकना किसे कहते हैं, इसे उसने पहली बार अनुभव किया, और ये अनुभव होते ही उसका चिर कारारुद्ध प्राण मानो मुक्ति मार्ग का प्रकाश देख सका। उपेंद्र प्रातः से लेकर रात्रि तक मृत्युशैया पर पड़े हारान की सेवा कर रहे थे। आवश्यकता की दृष्टि से सेवा का कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि हारान के जीवन की कोई आशा ही नहीं थी। किंतु इस सेवा ने किरणमयी की दृष्टि में अपने पति के सूखे शरीर को भी बहुमूल्य बना दिया। इस अर्धमृत शरीर के लोभ से ही वो अकस्मात व्याकुल हो उठी। उसके आचार व्यवहार में ये अचिंतनीय परिवर्तन मृत्यु के किनारे खड़े हारान ने भी लक्ष्य किया। बचपन में किरण अनात्मीय के घर में पाली पोसी गई थी, और बचपन में ही उससे भी अधिक अनात्मीय पति के घर आई थी। सास अघोरमयी ने उसका कभी भी आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि जितना संभव हो सका उतना ही कष्ट पहुंचाती रही थी। पति ने भी उसको एक दिन के लिए भी प्यार नहीं किया। वो दिन के समय स्कूल पढ़ाते थे, रात को स्वयं अध्ययन करते थे और अपनी पत्नी को पढ़ाया करते थे। विद्योपार्जन करने के नशे ने उनको ऐसा ग्रसित कर लिया था कि दोनों में गुरु शिष्य के कठोर संबंध से इतर पति पत्नी के मधुर संबंध को विकसित होने का अवसर ही नहीं मिला। इसी प्रकार ये प्रखर बुद्धिशालिनी रमणी शैशव को पार कर परिपूर्ण यौवन के बीच आ खड़ी हुई थी, और संसार के सौंदर्य माधुर्य से निर्वासित का जीवन व्यतीत करती स्वयं भी शुष्क तथा कठोर हो उठी थी। अघोरमयी सब कुछ जानती थी। उनकी रूपवती वधू इन दिनों सती धर्म की पूरी मर्यादा का पालन नहीं करती, इस बात को वो भी जानती थी। किंतु उनका पुत्र मृत्यु के मुख में था। दुख के दिन प्राय निकट थे। उसको ध्यान में रखकर ही संभवतः वो वधू के आचार व्यवहार की उपेक्षा करती रहती थी। जो डॉक्टर हारान की चिकित्सा कर रहा था, वो किस आशा में बिना दाम के दवा पथ्य जुटा रहा था,
और क्यों उनकी गृहस्थी का आधा खर्च दे रहा था, ये बात उनसे छिपी नहीं थी। किंतु मृत्यु पथ के राही पुत्र की चिकित्सा के सामने किसी भी अनर्थ का महत्व प्रदान कर पाने का साहस उनको नहीं था। ऐसी शिक्षा भी उनकी नहीं थी। इसके अतिरिक्त वो पुत्र वधू को प्यार भी नहीं करती थी। उपेंद्र भी इसी जाल में धीरे धीरे बंधता जा रहा है। उसका मुक्त हस्त अर्थव्यय और अक्लांत सेवा का गुप्त रहस्य बाल्यावस्था की मित्रता का अतिक्रमण कर चुपचाप किसी और ही स्थान में अपनी जड़ें जमाने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में उनको कोई शंका नहीं थी, परंतु इसी में पुत्र का हित था, इसीलिए उन्हें आपत्ति भी नहीं थी। कल से उपेंद्र आया नहीं। अघोरमयी अपनी कोठरी की चौखट के बाहर बैठकर एक जीर्ण शीर्ण मैला लिहाफ ओढ़े यही बात सोच रही थी। जाड़े का सूर्य तब तक अस्त नहीं हुआ था, लेकिन इस मकान के अंदर रात्रि की छाया पड़ चुकी थी। सूर्यदेव कब उगते हैं, कब अस्त हो जाते हैं, अच्छे दिनों में भी इसकी खबर इस मकान के लोग नहीं रखते थे। अब दुख के दिनों में तो उनके साथ प्राय समस्त संबंध ही टूट गया था। अघोरमयी ने पुकारा, संध्या का दिया जलाकर एक बार यहाँ तो आओ बेटी, एक बात है। किरणमयी उन्हीं के कमरे में काम कर रही थी। अभी तक संध्या नहीं हुई है माँ, तुम्हारा बिछौना बिछा कर आती हूँ। मेरा बिस्तर क्या बिछाना, सोते समय मैं ही बिछा लूँगी, पर तुम जाओ, दिया जलाकर जरा ठंडी होकर बैठो। दिन रात काम करते करते तुम्हारा शरीर आधा रह गया है, उस ओर भी जरा नज़र रखना ज़रूरी है बेटी। ये कह लंबी सांस लेकर वो चुप हो रही। थोड़ी देर ही बाद बहू निकट आकर बैठने लगी तो वो रोक कर बोली, पहले दिया बाती। बहू ने शांत भाव से कहा, तुम क्यों घबरा रही हो माँ, संध्या होने में अभी बहुत देर है। होने दो, नीचे तो अंधेरा है, जरा दिन रहते ही सीढ़ी की बत्ती जला देना अच्छा है। इसी समय शायद उपेन आ जाए, कल से वो आया नहीं। कहते कहते ही शायद उनकी दृष्टि बहू के शरीर पर पड़ी। वो बोल उठी, क्यों बहू, अभी तक तुम्हारा शरीर धोना, बाल बांधना तक भी नहीं हुआ, क्या कर रही थी इतनी देर तक? सास के कंठ स्वर में अकस्मात स्नेह का आभास देकर आश्चर्य में पड़ी बहू क्षण भर उनके मुंह की तरफ देखती रही, फिर जरा हंसकर बोली, मैं किसी भी दिन इस समय तक हाथ मुंह धोती हूँ या कपड़े बदलती हूँ माँ, अभी तो मेरा रसोई घर का काम ही नहीं निपट पाया। उसके बाद सास कुछ नाराज होकर बोल उठी, बाद का काम उसके बाद होगा बेटी, अभी मैं जो कहती हूँ उसे करो। बहू ने जाने को तैयार होकर कहा, जा रही हूँ, दिया जलाकर तुम्हारे पास ही आकर बैठती हूँ। अघोरमयी खींच उठी, मेरे पास अभी झूठ मूठ बैठने से क्या होगा, काम पहले है या बैठना पहले है? दिन पर दिन तुम कैसी तो होती जा रही हो। उनका स्नेह हठात तिरस्कार का आकार धारण करने लगा। इसी से उनकी ये बातें अत्यंत कठोर और रूखी होकर बहू के कानों में जाकर बिंध गईं। उसने भी क्रोधपूर्वक उत्तर दिया, तुम ही मुझे कैसी बनाती जा रही हो, हर समय उल्टी सीधी बातें करते रहने से उन्हें मानना तो चूल्हे में जाए, समझ में भी नहीं आती। जो कुछ कहना चाहती हो तुम स्पष्ट कहो ना। इतना कहकर उत्तर के लिए क्षण भर भी प्रतीक्षा न करके वो शीघ्रता से चली गई। बहू का तेजी से चले जाना क्या है, इसे घर के सभी समझते थे। अघोरमयी भी समझ गई। किरणमयी नीचे ऊपर दीपक जलाकर अपनी सास के कमरे में जब दिया जलाने आई, तब सास रो रही थी। उनकी रुलाई तो जब तक किसी भी कारण से फूटी पड़ती थी। किरणमयी ठिठक कर खड़ी हो गई। तुम्हारी हरि नाम की माला ला दूं मां? सास लिहाफ के कोने से आंखें पोंछकर रुआंसे स्वर में बोली, ले आ। वो कमरे में जाकर दीवार पर टंगी माला की झोली उतार कर ले आई और सास के हाथ में देने लगी तो उन्होंने झोली न लेकर बहू का हाथ पकड़ लिया। जरा बैठो बेटी, कहकर खींचकर अपने पास बैठाकर उसके मुंह पर, ललाट पर, माथे पर सहलाने लगी। थोड़ी छूकर चुम्बन लिया और बड़ी देर तक कुछ भी न कहकर रोने लगी। किरणमयी कड़ी होकर बैठी ये सब स्नेहाभिनय सहती रही। थोड़ी ही देर बाद अघोरमयी ने फिर एक बार लिहाफ के कोने से आंखों के आंसू पोंछकर कहा, शोक से व्याकुल मैं पागल हो गई हूँ। मेरी एक साधारण सी बात पर तुमने क्रोध क्यों किया, बताओ तो।
किरण ने अविचलित भाव से उत्तर दिया। शोक ताप तुम्हारे अकेले का नहीं है माँ, मैं भी मनुष्य हूं, किंतु उसे भूलकर जहां एक बात पर्याप्त होती हो वहां तुम 1000 बातें कहोगी तो क्रोध नहीं आएगा। अघोरमयी ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, इस बात को क्या मैं नहीं जानती बेटी, जानती हूं, किंतु मेरा एक एक करके सब कुछ ही चला गया। अब तुम ही मेरी सब हो, तुम ही मेरी लड़के लड़की हो। हारान के शोक से यदि छाती कड़ी रख सकूंगी तो तुम्हारा मुंह देखकर ही रख सकूंगी। ये कहकर फिर एक बार लिहाफ आंखों पर रखकर वो रोने लगी। किंतु किरणमयी इस छलना के भुलावे में नहीं पड़ी। वो अंदर ही अंदर जल उठी, फिर भी शांत भाव से बोली, तुम किस तरह छाती कड़ी करोगी इसको तुमने अभी से ठीक कर रखा है, किंतु मैं कैसे छाती कड़ी करूंगी इस पर तो तुमने सोचा ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं पूछती हूँ कि ये सब बातें इस समय क्यों? जब सचमुच ही छाती कड़ी करने का दिन आएगा तब समय की खींचातानी नहीं होगी। वो समय इतना थोड़ा सा नहीं आता माँ कि पहले से तैयार न होने पर समय ही नहीं मिले। बहू की बातें मधुर न लगने पर भी उनके भीतर छिपा व्यंग अघोरमयी न समझ सकी। वो बोली, समय आने में देर ही क्या है बेटी। उपेन उस दिन जिस डॉक्टर को ले आए थे वो अच्छी बातें नहीं कह गए हैं। मैं तो केवल यही कहती हूँ बेटी कि उपेन यदि इस समय न आ जाता तो हम लोगों की कैसी दुर्दशा होती। बहू चुप रहकर सुन रही है। ये देखकर वो उत्साहित होकर कहने लगी, उसको मैं लड़कपन से ही जानती हूँ। नोआखाली में वो दोनों भाइयों की तरह मेरे पास आते जाते थे। तभी से मौसी कहकर पुकारता है। जैसे बड़े आदमी का लड़का है वैसे स्वयं भी ये बड़ा उदार हो गया है। उस दिन मुझे रोते देखकर बोला, मौसी मुझे हारान भैया का छोटा भाई ही समझ रखना, इससे अधिक कहने की बात मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, बेटा मुझे किसी तीर्थ स्थान में छोड़ आना, जो इन्हें गिने दिन जीवित रहूंगी मैं गंगा स्नान करते करते गंगा माई की गोद में जाकर अपने हारान के पास जा सकूंगी। फिर वो बोल न सकी, व्याकुल होकर रो पड़ी। बहू चुप हो गई थी, चुप ही रह गई। वो कुछ देर तक रोकर छाती का भार हल्का करके अंत में आंखें पोंछकर गीले स्वर में बोली, रह रह कर यही बात मन में उठती है कि अगर समय पर उसकी सुध न आती तो। देख नीचे कोई पुकार रहा है क्या बेटी? नीचे दासी बर्तन मांज रही है माँ, किसी के बुलाने पर दरवाज़ा खोल देगी। सास ने घबरा कर कहा, नहीं नहीं बहू, तुम भी जाओ। जब दासी काम में लगी रहती है तब वो कुछ भी नहीं सुनती। किरण कुछ भी उद्वेग प्रकट न करके धीरे से बोली, मुझे भी काम है माँ, खाना बनाना है। अघोरमयी अकस्मात भड़क उठी, रसोई तो कहीं भागी नहीं जा रही बेटी, तुम क्यों नहीं समझती? किरण उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। अपने सभी लोगों के चले जाने पर भी यदि हमारे दिन बीते हैं तो उपेन बाबू के न रहने पर भी काम नहीं रुकेगा। कहकर वो रसोई घर की ओर चली गई। अघोरमयी मारे क्रोध के बोल नहीं सकी और जितनी देर तक बहू दिखाई पड़ती रही उतनी देर तक उनके जलते हुए दोनों नेत्र मानो उसे ठेल कर विदा करते रहे। इसके बाद अत्यंत क्रोध के साथ दासी को पुकारने लगी, परंतु उसकी भी आहट नहीं मिली। वो शीत के भय से संध्या के पहले खन खन झन झन शब्द करके बर्तन मांजते धोने का काम समाप्त कर रही थी। अघोरमयी का क्रुद्ध आह्वान उसे सुनाई ही नहीं पड़ा। तब अपने कमरे का दीपक हाथ में लेकर वो खुद बरामदे के पास आकर चिल्ला कर बोली, तूने क्या अपने कानों में रुई ठूंस ली है? क्या तुझे सुनाई नहीं पड़ता कि उपेन बाबू 1 घंटे से खड़े बाहर पुकार रहे हैं? ये भयंकर आरोप दासी ने सुन लिया और उपेन का नाम सुनकर उठ पड़ी। दौड़ती हुई जाकर उसने किवाड़ खोल दी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बाहर गर्दन निकालकर अंधकार में जितनी दूर दिखाई पड़ा, अच्छी प्रकार देखने पर भी किसी को न देखकर वापस आकर बोली, कोई भी तो नहीं है माँ। अघोरमयी दीपक हाथ में लिए उद्विग्न होकर प्रतीक्षा कर रही थी। अविश्वास करके बोली, नहीं है क्या रे? मैंने तो अपने ही कानों से उसकी पुकार सुनी है। तूने गली में जाकर एक बार देखा क्यों नहीं? ये बात विश्वास करने योग्य नहीं थी। उपेन कल आया नहीं तो क्या आज भी नहीं आएगा? इसीलिए खींच कर बोली, तू जा,
फिर एक बार अच्छी तरह देखा कोई है या नहीं। बाहर अंधेरी गली में दासी को जाने में आपत्ति थी। उसने भी खींच कर उत्तर दिया, तुम्हारी ये कैसी बात है माँ? वो क्या आंख में चोली खेल रहे हैं कि अंधेरी गली में जाकर हाथ से टटोलना पड़ेगा? कहकर वो अपने काम में लग गई। अघोरमयी अपने कमरे में वापस आकर निर्जीव की भांति बिछौने पर लेट गई। बीमार लड़के का समाचार जानने का उत्साह भी उनको नहीं रहा। उनको बार बार केवल यही ख्याल आने लगा कि वो कल नहीं आया, आज भी नहीं आया। संभव असंभव तरह तरह के कारणों को ढूंढते उनके मन में ये बात एक बार भी नहीं आई कि वो कलकत्ता वासी नहीं है। अन्यंत्र उसका अपना घर बार और आत्मीय स्वजन है, वहां लौट जाना भी संभव है। सोचते सोचते एकाएक उनको ख्याल आया कि कहीं किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं हो गया। इस बात को दोहराने के साथ ही उनका हृदय आशंका से भर गया। बहू के पल भर पहले के आचरण के साथ अपनी आशंका को मन ही मन मिलाकर देखते ही उनका संदेह दृढ़ हो गया। ऐसी ही तो बात है, बहू यदि अब वो और लेटी न रह सकी, उठकर रसोई घर की तरफ चली गई। किरणमयी जलते हुए चूल्हे की ओर निहारती हुई चुपचाप बैठी हुई थी। जलते हुए अंगारे की लाल आभा का तीव्र प्रकाश उसके मुख पर पड़ रहा था। माथे पर कपड़ा नहीं था, आज उसने बाल भी नहीं बांधे थे। इधर उधर बिखरे हुए केशों को किसी तरह लपेट रखा था। अघोरमयी दरवाजे के सामने अवाक होकर खड़ी रह गई। आज ये जो वस्तु उनकी निगाह में आई, उसको संपूर्ण रूप से हृदयंगम करने की सामर्थ्य उनकी नहीं थी। जिस स्तब्ध मुखमंडल पर चूल्हे की लाल आभा से युक्त प्रकाश विचित्र तरंगों की भांति खेलता हुआ घूम रहा था, वो मुख जैसे उनके लिए पूर्णतः अनजाना था। इस मुख में कोई त्रुटि है या नहीं, इस पर तर्क करने की आवश्यकता नहीं। निर्दोष ही नहीं कहा जा सकता इसे। ये तो आश्चर्यजनक है, इसको पहले कभी नहीं देखा। महान आश्चर्य है ये। वो निर्निमेष दृष्टि से बड़ी देर तक बहू का मुख देखती रही। फिर हठात उनके मुंह से लंबी सांस निकल पड़ी। उस शब्द से बहू चौंक पड़ी। दृष्टि उठाकर देखा तो पाया सास खड़ी है। गिरे हुए आंचल को माथे पर खींचकर उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो माँ? कंठ स्वर सुनकर वो और भी चौंक पड़ी। ऐसा शांत, ऐसा करुण स्वर उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। झट बोल उठी, तुम अकेली ही रसोई पका रही हो बेटी, इसीलिए जरा पास बैठने के लिए आ गई। बहू उनकी ओर पीढ़ा ठेलकर चूल्हे की तरफ देखती हुई चुप हो रही। उसके मन में फिर झुंझलाहट सिर उठाकर खड़ी हो गई। गंध जिस तरह हवा का आश्रय लेकर फूल के बाहर चली आती है किंतु आंधी में उड़ जाती है, किरणमयी का तत्कालीन मनोभाव सास के आकस्मिक आगमन से उसी तरह क्षण भर में बाहर आने के साथ ही इस सद स्नेह के तूफान से उड़ गया। उसे लगा कि ये सत्य नहीं है, एक भद्दी प्रताड़ना मात्र है। किंतु झगड़ा करना इस समय उसको अच्छा नहीं लग रहा था। निरंतर झगड़ा करके वो सचमुच ही थक गई थी। कुछ देर तक स्थिर रहकर अघोरमयी बोली, दासी को बुला दूं? किरणमयी अंदर से समस्त विद्रोह को रोककर शांत भाव से बोली, क्या आवश्यकता है माँ? मैं नित्य ही अकेली रसोई पकाती हूँ। अकेली रहने का मेरा स्वभाव हो गया है। बल्कि वो कमरे में अकेले पड़े हैं, उनके पास जाकर कोई बैठता तो अच्छा होता। बीमार संतान का उल्लेख होने से जननी आघात पाकर व्यग्र होकर बोली, तो मैं जाती हूँ, तुम भी जल्दी से काम पूरा करके आ जाना बेटी। इस बीच ही उपेंद्र अपने घर वापस लौट गए थे। सतीश भी केवल एक ही दिन उपेंद्र के साथ हारान को देखने आया था, फिर नहीं आ पाया। वो अपनी ही व्यथा में उलझा पड़ा था। उपेंद्र ने भी उसका अन्य मनस्क भाव तथा इस घर में न आने की इच्छा जानकर दोबारा उसको साथ नहीं लिया था। चिकित्सा और बाकी सारी व्यवस्थाएं वो स्वयं ही कर रहे थे। फिर भी कलकत्ता छोड़कर घर लौटने के दिन वो सतीश को बुलाकर बीच बीच में इन लोगों की खबर लेते रहने और पत्र लिखकर इनके समाचार भेजते रहने का अनुरोध कर गए थे। आज स्कूल में लौटते ही सतीश को उपेंद्र का पत्र मिला। उन्होंने लिखा था, मुझे आशा है तुम्हारी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही होगी। कई दिनों से हारान भैया का समाचार न मिलने से चिंतित हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ समाचार देने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई होगी, इसीलिए तुमने नहीं दिया। तथापि उनकी चिकित्सा कैसी हो रही है लिखना।
सतीश की पीठ पर मानो कोड़े की मार पड़ी। उसने इस बीच एक बार भी जाकर उन लोगों की खोज खबर नहीं ली थी। वो आशंका से भर उठा। इस बीच उस घर में कितनी ही घटनाएं घटित हो सकती हैं। उसके ही ऊपर तो भरोसा करके उपेन भैया घर गए हैं। वो शीघ्रता से नीचे उतर गया। बिहारी जलपान ला रहा था। धक्का खाकर उसकी थाली और गिलास गिर पड़े। सतीश ने घूमकर देखा ही नहीं। मार्ग में आकर एक खाली गाड़ी पर चढ़ बैठा और तेज चलाने का अनुरोध करके मार्ग की ओर सतर्क होकर देखता रहा। उसे भय था कि कहीं पहचान में न आने से गली छूट न जाए। 20 मिनट के बाद जब उस छोटी सी गली में पहुंचा, तब तक भी दिन का प्रकाश शेष था। पैरों के नीचे खुला पनाला और चलने का रास्ता था। ऊपर आकाश और प्रकाश तब तक मिलकर एक नहीं हुए थे। तेज कदम बढ़ाकर 13 नंबर के मकान के सामने पहुंचते ही किवाड़ खुल गए। कोई मानो उसके लिए ही प्रतीक्षा कर रहा था। सतीश का हृदय कांप उठा। एकाएक वो प्रवेश न कर सका। द्वार के निकट ही किरणमयी खड़ी थी। उसने अपना हंसता हुआ मुख जरा बाहर निकालकर अत्यंत आदर से कहा, आओ बबुआ जी, खड़े क्यों हो? फिर वही बबुआ जी। लज्जा से सतीश का मुख लाल हो गया, लेकिन उसी क्षण संभल कर वो विनीत भाव से बोला, लगता है आपने अभी तक मुझे क्षमा नहीं किया। नहीं, तुमने तो क्षमा मांगी ही नहीं। मांगे बिना अपनी ही इच्छा से दे देने से मानो लोगों की मान हानि होती है। मान हानि करने योग्य कम दाम की वस्तु तो तुम हो नहीं बबुआ जी। उसके इस प्रसन्न और रहस्यपूर्ण वार्तालाप के बीच भी ऐसी एक गंभीर करुणा स्पष्ट हो उठी कि सतीश ने मुंह झुका लिया। गंभीर कंठ से उसने कहा, मेरा कुछ भी दाम नहीं है भाभी जी। मेरी कोई मानहानि न होगी। आप मुझे क्षमा करें। किरणमयी ने हंसकर कहा, बहुत सी बातें हैं ऐसी बबुआ जी जिनको क्षमा करने से वो समाप्त ही हो जाती हैं। आज तुमको क्षमा करने पर यदि फिर से सतीश बाबू कहकर पुकारना पड़े तो उस दशा में मैं कह देती हूँ बबुआ जी कि वो क्षमा तुम नहीं पाओगे। अपने को पकड़ रखने की वही जो थोड़ी सी जंजीर तुमने स्वयं अपने हाथों से उठाकर दे दी है, उसको अपनी मीठी मीठी बातों से भुलावे में डालकर वापस ले लेने दूंगी। उतनी मूर्ख ये भाभी नहीं है। ये कहकर उसने विशेष रूप से गर्दन हिला दी, लेकिन सतीश चौंक उठा। ये जंजीर बांधने कसने की उपमा उसे जंची नहीं। उल्टा एकाएक उसे महसूस हुआ कि उसको असावधान पाकर ये स्त्री कहीं सचमुच ही तो कोई जंजीर उसके पैरों में नहीं बांध रही है। क्षण भर में उसकी समस्त सहज बुद्धि आत्मरक्षा के लिए तैयार होकर खड़ी हो गई। घर में प्रवेश करते समय उसकी आंखों की जो दृष्टि कर्तव्य भ्रष्टता के धिक्कार से कुंठित और लज्जा से विनम्र दिखाई पड़ रही थी, धक्का खाकर वह संदिग्ध और तीव्र हो उठी। तुम्हारा मुंह सूख गया है बबुआ जी। शायद अभी तक तुमने जलपान भी नहीं किया है। आओ ऊपर चलो, कुछ खा लो। सतीश कुछ भी बोल नहीं पाया। मौन ही उसने ये निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस सारे रहस्य कौतुक में कितना रहस्य है और कितना नहीं। मन ही मन इस पर विचार करते हुए वो किरणमयी के पीछे चल पड़ा। ऊपर चढ़कर बहू ने इधर उधर देखकर कहा, आज दासी को साथ लेकर माँ काली बाड़ी गई हैं। रसोई घर में बैठकर तुम मेरी पूड़ियाँ बेल देना, मैं छान लूंगी। बेल तो सकोगे ना? ये कहकर वो हंस पड़ी। फिर बोली, बेल सकोगे, ये तो तुमको देखने से ही ज्ञात होता है। आओ। सतीश ने अपने हृदय के द्वंद्व को रोककर भले आदमी की तरह प्रश्न किया, पूड़ी बेल सकता हूँ? ये बात क्या मेरे शरीर पर लिखी है भाभी जी? लिखावट पढ़ने की जानकारी नहीं रहनी चाहिए। उस रात क्या मेरे शरीर पर कुछ लिखा हुआ था जिसे तुम पढ़ गए थे? सतीश ने फिर मुंह झुका लिया। उसके बाद जब दोनों मिलकर भोजन बनाने लग गए और इस संघर्ष की गर्मी बहुत कुछ ठंडी हो चली, तब किरणमयी ने पूछा, तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें तुम्हारे उपेन भैया के मुंह से मैं सुन चुकी हूँ। अच्छा बबुआ जी, संभवतः वो इस समय यहाँ नहीं है, घर लौट गए हैं। सतीश के हाँ कहने पर किरणमयी ने कहा, वो यहाँ नहीं है, लेकिन माँ विश्वास करना ही नहीं चाहती। वो कहती हैं कि उनको बिना बताए उपेन बाबू नहीं जाएंगे। उनको शायद एकाएक चले जाना पड़ा है। सतीश को इस बात की ठीक ठीक जानकारी नहीं थी। वस्तुतः उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था। इस बीच इन लोगों के कारण ही दोनों मित्रों में जो अप्रिय बातें हुई हैं,
वो भी कहीं नहीं जा सकती थी। अतः सतीश चुप ही रहा। न कहकर चले जाने का कारण क्या है, इसका वो खुद भी किसी तरह अनुमान न कर सका। लेकिन किरणमयी ने बात को दबाने नहीं दिया। ये काम तुम्हारे भैया का अच्छा नहीं हुआ बबुआ जी। कहकर जाने से कोई उनको पकड़ नहीं रखता। तब माँ भी इस तरह चिंतित होकर विकल नहीं होती। मैं किसी भी तरह उनको समझा नहीं पाती कि उपेन बाबू बराबर यहाँ रुके नहीं रह सकते। अन्यंत्र उनका घर द्वार है, काम काज है। वो सब छोड़कर कोई मनुष्य कितने दिन दूसरे का दुर्भाग्य लेकर रुका रह सकता है। लेकिन बूढ़ी माँ के सामने युक्ति नहीं चलती। अपनी आवश्यकता के सामने संसार में वो कुछ देख ही नहीं पाती। सतीश उस बात का ठीक ठीक उत्तर न देकर बोला, उपेन भैया इतने दिन बाहर थे, यही तो आश्चर्य है। कहीं भी अधिक दिन रहने का उनका स्वभाव नहीं है। विशेषतः ब्याह के बाद तो एक रात भी उन्हें कहीं अन्यंत्र रोकने के लिए हमें सिर पटकना फोड़ना पड़ता है। पहले सभी विषयों में वो हम लोगों के स्वामी थे, अब एक एक करके सब छोड़कर घर के कोने में जा छिपे हैं। कचहरी में तो बिल्कुल ही न जाने से काम नहीं चलता, इसीलिए शायद एक बार चले जाते हैं। यही एक बार देखिए ना। इस बीच बहू ने बाधा देकर कहा, जरा रुको बबुआ जी, तुम्हारे लिए खाने की जगह ठीक कर दूं तो बैठूं। तुम खाते खाते बातें करते जाना, वही उचित होगा। कहकर वो आसन बिछाकर थाली में खाने की चीजें सजाकर पास में बैठ गई और अत्यंत आग्रह के साथ बोली। उसके बाद सतीश पूड़ी का एक टुकड़ा मुंह में डालकर बोला, वो एक विवाह कराने के लिए बारात में जाने की बात है। उपेन भैया इस विषय में बड़े अगुआ हैं। कितने लोगों के ब्याह उन्होंने कराए हैं, इसकी कोई गिनती नहीं है। तो हम लोगों के दल के ही एक लड़के का विवाह था। अगुवाई से आरंभ करके सारा उद्योग आयोजन उपेन भैया ने अपने हाथों किया। फिर भी ब्याह की रात को भैया कतई दिखाई ही नहीं पड़े। छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, कहकर किसी तरह भी घर से बाहर नहीं निकले। ओ, हम सब लोगों ने मिलकर कितना अनुरोध किया भाभी, लेकिन कुछ भी फल नहीं हुआ। पत्थर के देवता से वरदान मिल गया होता, लेकिन अपने भैया को सहमत नहीं किया जा सका। मैं अच्छी तरह हूं कहकर छोटी बहू ने स्वयं अनुरोध किया तो बोले, तुम्हारे भले बुरे का विचार करने का भार मेरे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम चुप रहो। किरणमयी मौन होकर बैठी रही। उसका समस्त अतीत जीवन उसके ही अंधकारपूर्ण अंतःस्थल में उतरकर टटोलकर न जाने किसको ढूंढता हुआ घूमने लगा। लेकिन सतीश कुछ न समझ सका। कौन कहानी कहाँ किस तरह जा लगती है, उसकी खबर उसे नहीं लगी। वो अपनी ही रौ में बोलता रहा। इस अनुपस्थिति के लिए किसने किस तरह निंदा की, किसने क्या कहकर उपहास किया, कितना आनंद चौपट हो गया, ये सब। लेकिन श्रोता कहाँ था? इस तुच्छ कहानी से तो किरणमयी बहुत दूर चली गई थी। एकाएक सतीश ने भी इसे लक्ष्य किया और पूरी खाना कहानी सुनाना बंद करके बोला, आप सुन रही हैं या कुछ सोच रही हैं? किरणमयी चकित होकर हंसकर बोली, सुनती तो अवश्य हूँ बबुआ, लेकिन मैं कहती हूँ कि बीमारी तकलीफ में सेवा करना ही तो अच्छा है। सतीश ने उत्तेजित होकर कहा, अच्छा है, लेकिन ये ज्यादती करना क्या अच्छा है? उस बार जब छोटी बहू को छोटी माता निकल पड़ी थी, उपेन भैया 8-10 दिन उनके सिरहाने से नहीं उठे थे। घर में इतने लोग हैं, उनको नहाना खाना बंद करने की क्या आवश्यकता थी? किरणमयी कुछ पल चुपचाप सतीश के मुख की ओर देखती रही, फिर बोली, अच्छा बबुआ जी, तुम्हारे उपेन भैया क्या छोटी बहू को बहुत प्यार करते हैं? हाँ, बहुत अधिक। किरणमयी फिर कुछ देर तक चुप रहकर ताकती रही, फिर बोली, छोटी बहू देखने में कैसी हैं बबुआ जी? अत्यंत सुंदरी। हाँ, अत्यंत सुंदरी। किरणमयी ने मुस्कुराकर पूछा, मेरी तरह? सतीश मुंह झुकाए रहा। क्षण भर बाद कुछ सोचकर मुंह ऊपर उठाकर उसने कहा, आप क्या सचमुच ही ये बात जान लेना चाहती हैं? सचमुच ही बबुआ जी। देखिए, मेरे मतामत का अधिक मूल्य नहीं है, लेकिन अगर कहना ही हो तो उस दशा में मैं यही कह सकता हूँ कि आपकी तरह सुंदरता शायद इस संसार में नहीं है। किरणमयी कोई उत्तर देने जा ही रही थी, लेकिन ठीक उसी समय नीचे चिल्लाहट की आवाज से उठ पड़ी। माँ वापस आ गई थी। सतीश अपना जलपान समाप्त कर ज्यों ही बाहर आया, त्यों ही अघोरमयी के सामने पड़ गया।
उन्होंने सतीश के मुंह की ओर देखकर बहू से पूछा, उपेन के भाई है ना बहू, वो कहाँ है? किरणमयी बोली, वो अपने घर चले गए। अघोरमयी संक्षेप में अच्छा कहकर अपना सिंदूर चंदन चर्चित मुंह स्याह बनाकर अपने लड़के के कमरे में चली गई। सतीश ने कहा, तो अब मैं जाता हूं भाभी। किरणमयी अन्यमनस्क भाव से बोली, जाओ। सतीश 2-1 कदम जाकर ही लौट कर बोला, उपेन भैया ने पत्र भेजा है। उन्होंने पूछा है हारान भैया की चिकित्सा कैसी चल रही है। चिकित्सा बंद है। जो डॉक्टर चिकित्सा कर रहा था उससे कराने की उनकी राय नहीं थी, लेकिन राय क्या है ये वो बताकर नहीं गए। सतीश आश्चर्य में पड़कर बोला, ये कैसी बात? चिकित्सा बिल्कुल ही बंद करके बैठी हुई हैं? ये कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था किए बिना ही चले गए वो। मुझे मालूम हो रहा है मानो एक बार उन्होंने कहा था सतीश यहीं रहता है, वही व्यवस्था करेगा। पर तुम भी तो नहीं आए बबुआ जी। सतीश क्षण भर अवाक होकर खड़ा रहा। कल सवेरे ही आऊंगा भाभी, कहकर वो शीघ्रता से बाहर चला गया। सतीश के जाने के बाद किरणमयी ने पति के कमरे के दरवाजे को जरा सा खोलकर भीतर की ओर देखा। वो एक मोटी तकिया के सहारे लेटे माँ से बातें कर रहे थे। आज भी उन्हें बुखार नहीं आया है, ये समाचार लेकर वो वापस आ गई। बाहर अंधेरे में बैठकर अपूर्व ममता के साथ इस बात को लेकर आत्ममग्न हो गई। आज सतीश के मुख से उपेंद्र के इतिहास ने उसके हृदय में माधुर्य भर दिया था। इसीलिए आज जो कुछ यहाँ आ गया वही मधुर बनकर किरणमयी को अनिर्वचनीय रस से स्निग्ध करने लगा। उस रात सतीश के चले जाने पर बड़ी देर तक किरणमयी अंधेरे बरामदे में चुपचाप बैठी रही। अंत में उठकर रसोई में जाकर रसोई चढ़ाकर फिर स्तब्ध होकर बैठी रही। सतीश आज अपने अनजाने ही उसके हृदय में सुरबाला आदि अपरिचित नर नारियों का दल लाकर एक अद्भुत नाटक का मंचन आरंभ कर गया था। उसके मन में एक ओर तो इन अपरिचित पात्रों के इस अस्पष्ट से नाटक को स्पष्ट रूप से देखने का लोभ प्रबल हो उठा, साथ ही दूसरी ओर कोई अनिश्चित सी आशंका उसके हाथ पैरों को, उसके नेत्रों की दृष्टि को अवशता करके भारी भी बनाने लगी। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे अंधेरी रात के भूत की कहानी की भांति ये संस्मरण उसको लगातार एक हाथ से खींचने और दूसरे हाथ से ठेलने में लगे हों। इसी प्रकार विचित्र स्वप्न जाल में पड़ी हुई जब वो अत्यंत अभिभूत हो रही थी, तभी किसी की जूते की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी। चौंक कर निगाह दौड़ाते ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर ही डॉक्टर अनंग मोहन खड़े हैं। किरणमयी माथे के कपड़े को थोड़ा सा खींचकर उठ खड़ी हुई। डॉक्टर ने ये देखकर भौहें तान ली। इसके पहले ये डॉक्टर ठीक इसी स्थान पर अनेक बार आकर खड़े हुए हैं और उसके कर कमलों की बनी रसोई के लोभ से अतिथि बनने का आवेदन करके कई बार हंसी मजाक कर गए हैं, परंतु आज उसी पुरातन इतिहास की पुनरावृत्ति की कल्पना करके ही किरणमयी का चित्त तिक्त हो उठा। वो कठोर बनकर उनके बोलने की प्रतीक्षा करती खड़ी रही, लेकिन डॉक्टर ने मजाक नहीं किया। क्रुद्ध गंभीर मुंह से कुछ देर तक उसे देखते रहने के बाद डॉक्टर ने कहा, 10-12 दिन मुझे बाहर रहना पड़ा, इसीलिए हारान बाबू के लिए मैं बहुत ही चिंतित हो गया था, लेकिन आकर देख रहा हूँ उद्वेग का कुछ भी कारण नहीं था। किरणमयी ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, वो अच्छी तरह ही थे, अच्छी तरह ही रहें वही अच्छा है। अब तो मेरी कोई आवश्यकता है नहीं, क्या कहती हो? किरणमयी ने इसके उत्तर में केवल गर्दन हिलाकर बताया, नहीं। डॉक्टर ने कहा, तुम लोगों को मेरी आवश्यकता न रहने पर भी मेरी आवश्यकता अभी तक समाप्त नहीं हुई, यही बात कहने के लिए मुझे इतनी दूर आना पड़ा है। किरणमयी ने मुंह न उठाकर ही धीरे से कहा, अच्छी बात है, माँ अभी तक जाग रही हैं, उनसे कह देना उचित होगा, मुझसे तो कुछ भी कहना बेकार है। डॉक्टर ने अपने मुंह को अत्यंत गंभीर बनाकर कहा, मैं उनके पास से ही आ रहा हूँ, उनका भी कहना है कि ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत खत्म हो गई है, ये मैं भी समझ गया हूँ, लेकिन डॉक्टर की विदाई। किरणमयी चुप ही रही। डॉक्टर व्यंग करके कहने लगे, आज 5-6 महीने के बाद ये भार तुम ही लोगी अथवा तुम्हारी सास लेगी, ये तुम लोगों की अपनी बात है, किंतु जाओ कह देने ही से तो डॉक्टर नहीं चला जाता। किरण,
डॉक्टर के मुंह से अपने नाम का उच्चारण आज मानो उसको तीर की भांति बींध गया। वो इस तरह सिहर उठी कि उस क्षीण प्रकाश में भी डॉक्टर ने उसे देख लिया। किरणमयी ने मधुर कंठ से कहा, क्या चाहते हैं आप? रुपया? डॉक्टर ने हंसी का बहाना दिखाकर कहा। आप क्यों कहती हो? यहाँ कोई उपस्थित नहीं है। तुम कहने में भी दोष नहीं होगा। लेकिन इतने दिनों तक मैं क्या मांगता रहा हूँ सुनो। वो क्या रुपया था? जैसे किरणमयी के सारे शरीर में कांटे उगाए। डॉक्टर फिर बोला, रुपया नहीं चाहता ये बात कहना बहुत कठिन है। अब जब तुमको उसका अभाव नहीं है तब रुपया देकर ही विदा कर दो। मैं दोनों ओर से ठगे जाने के लिए राजी नहीं हूँ, लेकिन तुमको इतने दिनों में मेरे मन की बात ज्ञात हो गई है, इसके लिए मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ। आज अब मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगा। क्या मैं कल एक बार आ सकता हूँ? ये मनुष्य भीतर ही भीतर किस तरह जल रहा था, और ये सब उसका ही फेंका उत्तप्त भस्मावेश था। इसे भली भांति समझकर ही किरणमयी ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में मुंह ऊपर उठाकर कहा, नहीं, आप ठहरिए, मैं इसी समय लाकर देती हूँ। इतना कहकर वो पास का दरवाज़ा खोलकर शीघ्रता से चली गई। इस बार डॉक्टर शंकित हो उठे। किरण को वो पहचानते थे। कहाँ क्या लेने के लिए गई है? इतनी रात को न कोई असंभव कांड कर कोई हंगामा न खड़ा कर दे। वो चोट खाकर गई है, लौटकर निर्दय प्रतिघात अवश्य करेगी। उसके सुनिश्चित प्रतिशोध की कठोरता की कल्पना कर अनंग मोहन आशंका से स्तंभित हो उठा। किरणमयी को लौट आने में विलंब नहीं हुआ। वो चुपचाप मुंह झुकाए आई और आंचल में बंधे हुए कुछ आभूषण डॉक्टर के पैरों के निकट बिखेर कर धीरे से बोली, ये ले लीजिए। आपका पावना कितना है उसका हिसाब इतने दिनों के बाद करना व्यर्थ है। इतना समय भी मेरे पास नहीं है, धीरज भी नहीं रहेगा। जो कुछ मेरे पास था सभी आपको लाकर मैंने दे दिया है। इसी को लेकर हमें छुटकारा दीजिए। अब आप जाइए। अनंग चुप हो रहे। किरण ने फिर कहा, आप देर किस लिए कर रहे हैं? विश्वास कीजिए मेरे पास और कुछ भी नहीं है। जो कुछ था सब लाकर मैंने दे दिया है। रात हो रही है, ये लेकर आप विदा हो जाइए। अनंग भयग्रस्त होकर बोले, मैंने तुम्हारे शरीर के गहने नहीं मांगे, केवल रुपया मांगा था, वो भी। किरण अत्यंत उग्र भाव से बोली, गहने भी रुपए ही होते हैं। ये बात समझने की उम्र आपकी हो गई है। अकारण बहाना बनाकर क्यों व्यर्थ में देर कर रहे हैं? इस बार अनंग जोर से सिर हिलाकर बोल उठे, नहीं, मैं किसी तरह भी ये सब नहीं ले सकूंगा। गहने बिखेर कर किरणमयी निकट ही बैठ गई थी। विद्युत वेग से उठकर खड़ी होकर बोली, क्या? क्यों न ले सकेंगे? आप दया कर रहे हैं? किस पर? आपको जो कुछ मैंने दिया उसे किसी तरह भी मैं वापस नहीं ले सकूंगी। ये बात मैं निश्चित रूप से कह देती हूँ। एक क्षण मौन रहकर उसने आगे कहा, आप यदि ना भी लेंगे तो कल ये सब गरीबों में बांट दूंगी, लेकिन घर में रखकर किसी तरह भी पति का अकल्याण नहीं करूंगी। ये कहकर उसने पैर से उन आभूषणों को डॉक्टर की ओर ठेल दिया और बोली, लीजिए, उठाइए इन सबको। अंतिम बात इतनी कड़ी सुनाई पड़ी कि हदबुद्धि अनंग मोहन झुककर उन सबको बटोरने लगा। किरणमयी क्षण भर उसको ताकती रही, फिर अपनी उग्रता को संभाल कर घृणा के साथ बोली, ले जाइए। ये सब चिन्ह इस मकान में जब तक रहेंगे तब तक मेरे मुंह में न अन्न रुचेगा न आंखों में नींद आएगी। डॉक्टर सबको समेटकर उठ खड़ा हुआ तो किरणमयी ने अधीर भाव से कहा, रात तो बहुत हो गई, जा रहा हूं, लेकिन तुमने भूल की है। ये गहने मैंने तो नहीं दिए, सभी तुम्हारे अपने हैं, तो भी मेरे न लेने से इन्हें क्यों तुम गरीब दुखियों में बांट दोगी? ये मैं समझ नहीं सका। मुझे तुम क्षमा करो किरण। किरण धमका कर बोली, फिर मेरा नाम लेते हो? हाँ, वो सब अवश्य मेरी ही वस्तुएं हैं, परंतु उन सबके मोह से ही मैंने आपसे सहायता ली थी। खैर, रात बहुत हो गई है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने अपने नाम का छपा कार्ड निकालकर कहा, मेरे मकान का ये पता दीजिए। कहकर किरणमयी ने हाथ बढ़ाकर ले लिया और पीछे की ओर जाकर जलते हुए चूल्हे में उसे फेंक कर कहा, इससे अधिक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आप अभी अभी मुझसे क्षमा मांग रहे थे ना। आपको पूर्ण रूप से क्षमा कर सकूं, इसीलिए मैंने आपका सब ऋण संबंध समाप्त कर डाला। अब किसी भी दिन, किसी भी कारण से आपकी कोई बात मेरे मन में ना आए। जाते समय केवल ये बात आप कहते जाइए। इतना कहकर किसी तरह के प्रश्नोत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसने किवाड़ बंद कर लिए और वापस अपनी रसोई की जगह पर आकर बैठ गई। डॉक्टर के पैरों की आहट जब सुनाई देना बंद हो गई, तब उसने एक लंबी सांस लेकर देखा, चूल्हा बुझ गया था। फूंक कर उसे जलाकर और एक बार फिर लंबी सांस लेकर वो चुपचाप बैठ गई। प्यास से गला सूख गया था, तब भी वो उठ न सकी। उसको ख्याल होने लगा, मानो बाहर के अंधकार में तब भी कोई एक आतंक उसके लिए हाथ बढ़ाकर प्रतीक्षा कर रहा हो। छाती के अंदर ऐसा ही कुछ अशांत हो उठा कि दोनों बाहों में जोर लगाकर उसने उसे दबा दिया। डॉक्टर की विदाई के इस कार्य को एक दिन उसको निपटाना ही पड़ेगा, ये बात वो निश्चित रूप से जानती थी। कारण एक आकाश बेल उसके समूचे अस्तित्व को घेरती जा रही थी। ये बात जितनी याद करती थी, उतना ही उसका मन विषाक्त होता जाता था। फिर भी इस भीभत्स बंधन से छुटकारा पाने का साहस अपने आप में जुटा नहीं पा रही थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। वो निरंतर इस संताप को सह रही थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। पर आज इतना बड़ा कठिन कार्य सहज ही संपन्न हो गया। यही बात आज अपने अंतर में अनुभव कर रही थी। जरूरत आ पड़ने पर उसने जिस पाप को अपने घर में बुलाकर पाल पोस कर बड़ा किया था, वो आज जाओ कह देने से ही चला गया। असंभव काम कैसे हो गया। मान, भिक्षा, मान, मनोबल, रोना धोना, अनुनय विनय आदि की संभावनाएं जो तप्त शलाकों की तरह उसे बेधती रही थीं, वो सब तो बाकी ही रह गई। ये क्या एक दिन के लिए या हमेशा के लिए समाप्त हो गया? हठात दरवाजा खुलने की आवाज से किरण ने चौंक कर मुंह ऊपर उठाकर देखा। दासी आकर कह रही थी, चूल्हा तो बुझकर पानी हो गया बहू, रात भी बहुत हो गई है। किरणमयी झटपट उठ पड़ी। उसके पास जाकर चुपके चुपके उसने पूछा, डॉक्टर है या चला गया? हाथ के दिए की लौ को तेज करती हुई दासी बोली, उनको गए तो लगभग 2 घंटे हो गए, लेकिन तुमको कहे देती हूँ बहू जी। पर अकस्मात उसकी जीभ जहां थी वहीं अटक गई। दिए को ऊपर उठाकर उसने आभूषणहीन बहू का सर्वांग बार बार निरीक्षण किया और हठात दिया फर्श के ऊपर रखकर वो बैठ गई। ये सब कैसा कांड है बहू? इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए चरित्रहीन का अगला भाग।